दोपहर का करीब 1 बज गया है। अभी 1:09 हुआ है और हम लोग अभी अपने होटल से चेकआउट करके निकल चुके हैं यात्रा के लिए। और अभी हम यहाँ से पहले जाएंगे बाणगंगा और बाणगंगा से आगे की जो जर्नी है वो हम कंप्लीट करेंगे। और एक्चुअली जो हमारा होटल है वो ज़्यादा दूर नहीं है बाणगंगा से। दोस्तों, यात्रा को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आप कहीं से भी यात्रा कर रहे हो, चाहे आप जम्मू से आ रहे हो, चाहे आप रेलवे स्टेशन कटरा से आ रहे हो, तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको बस अड्डे कटरा पहुंचना पड़ता है, जिसको हम मेन चौक भी बोलते हैं। और वहीं पर आकर के जहां पर ये आप एरो का निशान देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो यात्रा पर्ची है वो मिल जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसी के बगल में लिखा हुआ है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर कटरा। तो यहीं पर आपको बाकी सारी जो भी जानकारी वगैरह होती हैं वो मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लगेज वगैरह की सुविधा आपको चाहिए तो ये जो आप एरो का निशान देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लोक रूम मिल जाएगा। और इसी के साथ लगा हुआ आपको नहाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। क्लोक रूम के लिए आपको 30 रुपये पर बैग के हिसाब से पे करना होता है, और नहाने की व्यवस्था आपको अगर चाहिए तो 40 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको पे करना होता है। उसके बाद आप फ्रेश वगैरह होकर के यहाँ से बाणगंगा, जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है बस अड्डे से, तो वहाँ के लिए आप प्रस्थान कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बात जो आपको और पता होनी चाहिए, आप चाहे तो रेलवे स्टेशन से बस अड्डे तक आएँ तो आपको 110 रुपये की पर्ची कटानी होती है ऑटो में बैठने के लिए। और यदि आप बाणगंगा जाना चाहते हैं बस अड्डे से तो भी आपको 110 रुपये पे करने होते हैं, जो कि सरकारी रेट है, जो कि निश्चित है, फिक्स किया गया हुआ है सरकार के द्वारा। जय माता दी। ये बाणगंगा दिख रहा है। सो बाणगंगा जाने के लिए पहले हमें भी यहाँ से नीचे जाना है। सो अभी मैं बाणगंगा पहुँच गए हम लोग, और साक्षी महिलाओं वाली लाइन में चली गई और मैं पुरुषों वाली लाइन में आ गया हूँ। सो यहाँ से अभी घूम करके जाना है और अंदर बैग वगैरह चेक होगा बाणगंगा में, उसके बाद फिर आगे एंट्री होगी। तो बाणगंगा हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है, और जो यात्रा पर्ची वगैरह है वो कोई चेक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी कोई चेक नहीं की है। बस ये बोला गया है कि वीडियो आप नहीं बना सकते हैं। तो यार हम तो आए हैं इसी पर्पज़ से, नहीं कह रही इसी पर्पज़ से नहीं आए हैं, पर्पज़ तो और भी है, माता के दर्शन करना एक मेन पर्पज़ है, तो वीडियो तो साथ में हम बना लेंगे। दोस्तों, कोरोना की वजह से ज़्यादा श्रद्धालु माता के दरबार में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से यात्रा पर्ची के ऊपर कोई विशेष ध्यान अभी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यात्रा पर्ची की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके की यात्रा पर्ची अभी आपकी स्क्रीन पर शो कर रही है, इस तरीके की यात्रा पर्ची आप माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से या तो ले सकते हैं, या फिर आप जो मैंने पीछे काउंटर दिखाया था यात्रा पर्ची वाला, वहाँ से जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ले सकते हैं। और दोस्तों, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी केवल चेक पोस्ट और मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, बाकी सब जगह पर आप वीडियो और फोटो वगैरह ले सकते हैं। अभी जो ये ताराकोटी मार्ग है, हम इससे जा रहे हैं इस बार। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो ऊपर वाले रास्ते से गया था। दोस्तों, अगर आप प्रकृति को यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ताराकोटी मार्ग से ही आएँ, क्योंकि ऊपर वाला जो रास्ता है उसमें एक तो आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर घोड़े भी बहुत चलते हैं, घोड़े खच्चर वगैरह और जो पालकी वगैरह पिट्ठू वगैरह सब कुछ चलते हैं वहाँ पर, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन इस वाले रास्ते पर भीड़ कम रहती है, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा लंबा है। लेकिन यहाँ पर मैंने सुना है, अभी तक मैंने देखा नहीं है तो इस बार हम चेक करेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि इस रास्ते पर प्राकृतिक नज़ारों को आप अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से फील कर सकते हो। ये सही है बेटा, सारे एक्सपेरिमेंट मेरे साथ ही करो, लंबा रास्ता। तो और किसके साथ करूँगा। ताराकोटी मार्ग को हमें चूज़ करने का रीज़न एक ये भी है कि आज की जो हमारी यात्रा है वो हमने केवल अर्धकुमारी तक ही डिसाइड की है। सो हमारे पास काफ़ी टाइम है, और शाम के टाइम भी अगर हम पहुँच जाएंगे तो भी हम दर्शन कर लेंगे माता के। और कल फिर हम अर्धकुमारी से आगे माँ के दरबार तक जाएंगे, और उसके बाद फिर ऊपर भैरव बाबा के दर्शन हम कल ही कर लेंगे। सो हमारे पास काफ़ी टाइम है, एनफ टाइम है आज अर्धकुमारी तक जाने के लिए। तो अगर थोड़ा सा लंबा भी रास्ता होगा तो हम उसको मैनेज कर लेंगे।
और दोस्तों जब ये रास्ता स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में ही जितनी बहुत सारी पीछे शॉप्स वगैरह आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर सकते हो। चाय वगैरह नाश्ता और चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद या ब्रेकफास्ट लंच करने के बाद में आप अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी, चाहे वो ताराकोटी मार्ग हो या वो पुराना रास्ता हो जो वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं, दोनों ही रास्तों पर जो भी संपूर्ण सुविधाएं होनी चाहिए यात्रियों के लिए, वो सारी की सारी सुविधाएं सरकार द्वारा अच्छे तरीके से उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की गई है। चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो चाय नाश्ते की ये चीज़ें हो, पानी की व्यवस्था हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं लास्ट टाइम गया था तो वहाँ पर जो खाने की व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छे इकोनॉमिकल रेट्स के हिसाब से थी। और यहाँ पर अभी देखते हैं, अभी तक थोड़ी देर बाद हमें भूख लगेगी तो फिर हम खाना खाएंगे, तब देखेंगे कितना इकोनॉमिकल है, क्या पहले से कुछ बढ़ा है या पहले की तरह है। अभी कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। जय माता दी। और इस रास्ते पर एक्चुअली क्या है कि जो ऊपर वाला रास्ता है उस पर काफ़ी भीड़ चल रही है और काफ़ी घोड़े वगैरह भी चल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी रश है। लेकिन इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी, हम दोनों के अलावा हाल फिलहाल तो कोई है ही नहीं इस रास्ते पर। बाकी आगे चल करके देखते हैं। रास्ते में जगह जगह पर इस तरीके के पानी के बूथ लगे हुए हैं। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पानी की बोतल कैरी करके लेके जाएं। अगर आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर भी आप पानी पी सकते हैं। अभी काफ़ी धूप लगने लगी थी तो ऊपर से शेड आ गया है अभी, तब जाके थोड़ा तसल्ली से हुई है, नहीं तो पसीने में भीग चुके थे। काफ़ी गर्मी हो गई है और काफ़ी देर के बाद कोई रास्ते में दिखा है अभी, नहीं तो पहले कोई दिखाई नहीं दे रहा था इस रास्ते में। और जगह जगह पर इस तरीके से शौचालय बने हुए हैं। ताराकोटी मार्ग पर तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद में ये चेक पोस्ट है यहाँ पर एक तो पहली चीज़ यात्रा पर्ची देखते हैं, एक बार यात्रा पर्ची बाणगंगा पर भी देखते हैं। आज कोई खास विशेष ध्यान नहीं किया यात्रा पर्ची के ऊपर, हालांकि विशेष ध्यान यहाँ पर भी नहीं कोई दिया गया है यात्रा पर्ची के ऊपर। उसके केवल एक बार ये पूछा गया कि आपके पास यात्रा पर्ची है या नहीं है। उसके बाद जो भी चेक इन रूटीन में उनका होता है, बैग वगैरह चेक करना, वो सब करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से फिर नॉर्मली आगे हम निकल सकते हैं। दोस्तों कभी भी आपको माता का बुलावा आए दर्शन करने के लिए तो आप लोगों के लिए एक अपडेट है। जो ये ताराकोटी मार्ग पड़ता है ये एक्चुअली क्या है कि ये काफ़ी लंबा है, इसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अभी 1 बजे हम चले थे और 2:45 करीब बज गया है। अभी हमने करीब 4 किलोमीटर आई थिंक हमने कंप्लीट किया है। सो काफ़ी लंबा ट्रैक है ये, 4 नहीं 3 किलोमीटर समथिंग हमने अभी कंप्लीट किया है और अभी करीब 7 किलोमीटर और बाकी है। सो इसी वजह से क्या है कि इस ट्रैक पर लोगों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पर काफ़ी लोगों से हमने बात भी की रास्ते में, तो सभी लोग ये बोल रहे थे कि एक ही बार आप इस रास्ते पर आओगे, दोबारा इस पर आने की आप ज़रूरत नहीं करोगे, क्योंकि काफ़ी लंबा है, टफ भी है, चढ़ाई थोड़ी हैवी है, सो टफ है। बाकी अपने रिस्क पर आप आइए जब भी आते हैं। बाकी मेरा तो ये है कि मैं अभी तो चले जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी बीवी है बेचारी थक गई है। सो मेरा क्या था कि मैं जो लास्ट मेरी जर्नी थी तो मैंने हिमकोटी मार्ग से की थी। सो मैं ये चाहता था कि ताराकोटी मार्ग को भी मैं एक बार कैप्चर कर लूँ, तो इसीलिए मैं इस रास्ते से आया था। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इस रास्ते से आप ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो पुराना वाला रास्ता है वही आप उसी के ऊपर फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग साथ में चलते रहते हैं और बीच बीच में रास्ते में वो जय माता दी बोलते रहते हैं। भजन भी चलते रहते हैं, भजन तो हालांकि यहाँ भी चल रहे हैं, लेकिन लोगों की कम संख्या है यहाँ पर, तो इतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। जब साथ में सब लोग चलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है उसमें। सो बोलते हुए निकलते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है। वही जयकारा करते हुए चलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है उसमें। हर जगह पर सुविधाएं काफ़ी हैं। वो पीछे आप देख रहे हो स्टॉल है, पीछे वो शॉप है, वहाँ पर आप जूस वगैरह ले सकते हो। और इधर ये पीछे बैठने के लिए आप यहाँ पर बैठ करके रेस्ट कर सकते हो। और ऐसा यहाँ पर ही नहीं है, काफ़ी जगह पर है रास्ते में। हर 500 मीटर, हर 1 किलोमीटर चलने के बाद में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर ये वॉशरूम है, लेडीज़ जेंट दोनों अलग अलग सेपरेट है। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सुविधाएँ काफ़ी हैं दोनों ही रास्तों में। क्या बोलती हूँ? जय माता दी, जय माता दी। और दोस्तों रास्ते में बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है।
ये आप देखो यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। जब भी थक जाती है, थकने के बाद फिर ये रेस्ट करती है, फिर बोलती है अब 1 किलोमीटर चल के तब रुकना है, लेकिन फिर 100 मीटर चलती है, फिर कहती मैं थक गई। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं लंगर पर। यहाँ पर लंगर चल रहा है, सो देखते हैं खाने में क्या है यहाँ पर लंगर में। इस लंगर की सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है कि यहाँ पर क्या है कि खाना खाने के बाद में जो डिशवॉश का काम है वो भी खुद ही करना होता है, और हमारी मैडम ने बहुत ही बखूबी इस काम को निभाया है, तो इनके लिए 5 स्टार देने तो पड़ेंगे। लंगर खाने के बाद से 1 किलोमीटर हम चल लिए हैं, और इस बार काफ़ी तेज़ गति से हम लोग चले, तो साक्षी तो बिल्कुल थक गई है, एकदम एग्जॉस्ट हो गई बिल्कुल। क्या बोलती हो, ख़राब हो गई हालत? कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर और बाकी है, 6 किलोमीटर अभी हम चले हैं। अब देखते हैं कितने बजे तक कवर कर पाते हैं अर्धकुमारी तक का रास्ता। यही माता के दर्शन करने के लिए जा रहा है। देखो पत्ता रुक गया, बोलते रुक गया। मैंने अपनी बीवी को समझा दिया है, तुम्हारे 2 कदम मतलब 1 मीटर, 1 मीटर, 2 कदम मतलब 1 मीटर। तो इन्होंने बताया भी मुझे कि मैं 1000 कदम चल चुकी हूँ, मतलब ये 500 मीटर चल चुकी हैं। और 500 मीटर चलते चलते जब हमने लास्ट स्टॉपेज लिया था, 500 मीटर चल चलते अभी बारिश आ गई है, काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही है। आपको शोर सुनाई दे रहा होगा शायद बैकग्राउंड में, हालांकि धूप काफ़ी अच्छी तेज़ी से निकली है, लेकिन बारिश ज़रूर पड़ रही है। अभी मैं आपको ये कैसी बारिश है, ज़मीन पे बूंदें दिख रही हैं, आसमान से गिरती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो फाइनली ये देख करके बहुत अच्छा लगा। अर्धकुमारी अब 2 किलोमीटर बाकी रह गया। अभी जैसे जैसे हम हाइट पर चलते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ठंड भी थोड़ा होती चली जा रही है, और शाम का माहौल है तो थोड़ा धूप में भी अभी तेज़ी जो है वो हल्की हो गई है। सो अभी क्या है कि अभी फिर से जैकेट पहन लिया, क्योंकि अभी पीछे जब हम थे और तब पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा चलने में, लेकिन उसके बाद बारिश पड़ी और फिर हम हाइट पर भी आ गए। सो अब ठंडा हो गया मौसम, काफ़ी प्लीजेंट है, अब चलने में भी आसानी होगी। और अब यहाँ से ज़्यादा दूर भी अर्धकुमारी नहीं बचा है, 1 किलोमीटर करीब बचा है, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने हमें बताया है कि अभी अर्धकुमारी के जो बार हैं वो अभी बंद हो चुके हैं, जो रात को 2 बजे करीब खुलेंगे। सो अभी हम जा कर के अपनी पर्ची वगैरह देख लेंगे, अभी पूरा कंफर्म करेंगे पहले जा कर के खुले हैं कि नहीं खुले हैं। अगर खुले होंगे तो फिर हम अभी दर्शन कर लेंगे, और अगर नहीं खुले होंगे तो पर्ची लेकर के हम फिर सो जाएंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ा उधर इधर उधर घूमेंगे अर्धकुमारी में,
और फिर रात को 2 या 3 या 4 बजे जब भी आँख खुलेगी उठ करके फिर दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम उसके बाद फिर हम आगे के लिए माता के दरबार के लिए फिर हम आगे के लिए जाएंगे। हमारी हल्की हल्की झलक दिखना स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो पैर अपने आप ही तेजी से चलना शुरू हो गए हैं। वो देखो सामने आप थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वाइट वाइट सा। करीब 10 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम पहुंच गए अभी अर्धकुमारी में। हालत ख़राब हो चुकी है दोनों लोगों की। अब आगे चल करके अपडेट लेते हैं क्या है सीन दर्शन करने का। हमारी आने के बाद में हम लोगों ने पहले पर्ची कटाई अपनी, क्योंकि बिना पर्ची कटाए हम माता के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमारी पर्ची का नंबर 687 और अभी 605 चल रहा है। 7:30 बजे करीब मंदिर खुलेगा, कपाट खुलेंगे, लेकिन हमारा नंबर जो है वो रात को 12 बजे के आसपास आएगा। ऐसा हमें जहाँ से हमने पर्ची कटाई वहाँ पर बताया गया है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे अपनी डॉर्मेट्री में, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत पेट पूजा कर ली जाए। तो अभी हम लोग बैठे हैं सागर रत्ना में, मैडम का फेवरेट है। तो अब यहाँ पर खाना खाएंगे, इसके बाद फिर डॉर्मेट्री में जाएंगे। और जो यार मैंने आपको अपडेट किया था कि हमारा 687 नंबर है और हर रात के करीब 12 बजे के बाद हमारा जो टर्न है वो आएगा दर्शन करने के लिए अर्धकुमारी में। सो अभी लग रहा है कि 12 बजे के बाद ही वो आएगा, 12 बजे से पहले आने का तो कोई मतलब है नहीं। सो हमने क्या किया है, अभी जो मैंने डॉर्मेट्री की टिकट्स वगैरह बुक कराई थी, तो हम शैलपुत्री भवन में हमारी बुकिंग्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। डॉर्मेट्री कुछ इस तरीके की दिखती है और इसमें लॉकर की भी सुविधा है। लॉकर के लिए मैंने लॉक बाहर से परचेज़ कर लिया है, क्योंकि अगर अपना हम लॉक लगाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि कंबल वगैरह यहाँ पर नहीं है डॉर्मेट्री के अंदर, सो वो हमें 500 रुपये पर कंबल के हिसाब से वहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद वो हमें मिल जाता है। बाद में वो सुबह रिफ़ंड हो जाएगा, जब यहाँ से चेकआउट करेंगे उस समय पर वो हमें रिफ़ंड हो जाएगा। उसकी स्लिप आप ये जैसे देख सकते हैं। सो इस तरीके से अब शैलपुत्री भवन में अभी हम लोग हैं। अभी रात तक का वेट करेंगे, 12 बजे के बाद तक का, कि कब किस समय पर हमारा नंबर आता है दर्शन करने के लिए। और उसके बाद फिर कल सुबह यहाँ से तकरीबन 6 से 7 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे माता के दर्शन करने के लिए, माता के दरबार के लिए। तो यार रात के करीब 11:30 बज चुके हैं और अर्धकुमारी माता के दर्शन हम लोग कर चुके हैं। अर्धकुमारी माता के दर्शन करने का सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि जो गुफा है वो काफ़ी नीचे जा कर के है। सो बाहर से करीब 50 लोगों को एक बार में एंट्री दी जाती है और बारी बारी से लाइन लग के जो अर्धकुमारी भवन है उसके जस्ट सामने, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उसके जस्ट सामने पर्चियाँ कटती हैं। पर्ची का काउंटर है, वहाँ से पर्ची लेकर के नंबर लगता है और उस नंबर के हिसाब से फिर 50 लोगों को बारी बारी से अंदर भेजा जाता है और फिर जा कर के दर्शन करते हैं। कुछ इस तरीके से अर्धकुमारी माता का सिस्टम है। और अर्धकुमारी माता को गर्भजून भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर माँ वैष्णो ने तकरीबन 9 मास तक वास किया था। वहाँ पर अपनी तपस्या उन्होंने की थी।